रामपुर नाम का एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस नदी के किनारे माचिस वाला एक भूत रहा करता था। वो गांव के लोगों के सामने साधारण मनुष्य की तरह दिखता था। वो गांव के लोगों के बीच साधारण मनुष्य की तरह घूमता था। गांव वालों को अपना नाम कल्कि बताया करता। इंसान की भेष में रहकर गांव वालों का विश्वास जीतकर उन्हें नदी के किनारे ले जाया करता। वहां पहुंचते ही अपने असली भूत के रूप में आकर उन्हें मार खाया करता। यूं एक दिन उस राक्षस ने सोचा कि कल्कि के रूप में आकर गांव में घूमेगा। आज बहुत भयंकर भूख लगी है। गांव के भीतर जाकर हट्टा खट्टा आदमी ढूंढता हूँ। रुष्ट पुष्ट होगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसे कल्कि सोच रहा था। उसी गांव में कविता नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। पिता ने कविता की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी की थी। कविता के पिता का नाम था गोपाल और सौतेली माँ का नाम ललिता। ललिता शरीर से हट्टी कट्टी थी, पर ललिता को कविता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हर छोटी बात पर कविता को डांटा करती थी। एक दिन कविता जब घर के काम कर रही थी, ललिता कविता के पास आई और कहा, अरे ओ कविता, क्या हुआ? मैंने सवेरे ही तुझसे कहा था मेरे लिए खीर बनाने के लिए, पर अभी तक तूने मेरे लिए खीर नहीं बनाई। तुम्हारी बहुत चर्बी चढ़ी है ना? ऐसे ललिता ने बड़े गुस्से से कहा। उस पर कविता ने कहा, मुझे याद था कि तुमने मुझे खीर बनाने के लिए कहा था, पर आपको घर गंदा पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद आपके लिए खीर बनाऊंगी। अभी इसलिए मैं सफाई पहले कर रही थी। ऐसे कविता ने कहा। मुझे को सफाई देने लगी है तू? इतनी जबान लंबी हो गई तेरी। तू ऐसे नहीं मानेगी। गरम खर्ची का तुम्हें चुरका लगाऊंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कब किसको कैसा जवाब देना चाहिए। ऐसे कविता पर चिल्लाकर ललिता रसोई में चली गई। ललिता ने एक चम्मच को तेज गरम किया और कविता के हाथ पर चुरका लगाने ही वाली थी। नहीं नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे चुरका मत लगा माँ, माँ बहुत जलेगा माँ। ऐसे कविता चिल्ला रही थी। उसकी चीख को सुनकर तुरंत गोपाल वहां आया और उसने ललिता के करतूत को देखा। गोपाल ने तुरंत ललिता के हाथ से गरम खर्ची निकालकर फेंक दी। ललिता, तुम पागल हो गई हो? इतनी छोटी सी जान के साथ ऐसी हरकत करने की तुमने सोची कैसे? अगर मेरे आने में थोड़ी देर भी हो जाती तो कितना अनर्थ हो जाता। लगता है भगवान तुम्हारे अंदर दया और करुणा भरना भूल गया। नन्ही सी जान घर में जब काम कर रही होती है, खुद आराम से खा पीकर अपना वजन बढ़ा रही हो। ऐसे गोपाल ललिता पर चिल्लाने लगा। गोपाल की बातें सुनकर ललिता बोली, तुम दोनों बाप बेटी एक ही तो हो। यही था तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? और तो और मैं घर का कोई काम करूं तो किसी को पसंद भी नहीं आता। मैं ऐसी भी क्या गलतियां करती हूँ काम में? ऐसे ललिता ने गोपाल से पूछा, क्या काम करती हो तुम में छोटे बड़े का लिहाज नहीं? छोटी सी बच्ची से इतने काम कराती हो और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। पापा, मेरी वजह से आप मत लड़ो। हो सकता है मेरी ही कोई गलती हुई होगी पापा, इसलिए माँ ने मुझे डांटा। माँ को कुछ मत कहो पापा। ऐसे कविता ने कहा। इतनी छोटी है फिर भी तुम्हें डांटते हुए देख नहीं पा रही। जितनी इंसानियत इसमें है उसमें थोड़ा भी अगर तुम्हें होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। भगवान जाने तुम कब सुधरोगी। ऐसा कहते हुए गोपाल घर से बाहर निकला। गोपाल का इस तरह ललिता पर चिल्लाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए ललिता सोच रही थी, आज गोपाल ने मुझे अगर इस तरह डांटा है तो उसकी वजह कविता है। इसलिए इस कविता को घर से बाहर करना होगा। इसके लिए मुझे कोई षड्यंत्र रचना होगा और इस कविता को घर से बाहर करना होगा। इतने में माचिस वाला भूत भेष बदलकर कल्कि के रूप में ललिता के घर के सामने से गुजरते हुए ललिता को देख लेता है। ये हुई ना बात। इस लड़की को देखकर लग रहा है जैसे मेरी भूख मिटाने के लिए ही ये नजर आई हो। इसे किसी भी हाल खाकर मेरी भूख मिटाऊंगा। तुरंत ही मुझे उसके पास जाकर उसे बातों में फंसाना होगा और अपने साथ नदी तक चलने के लिए उसे राजी करना होगा। ऐसा कल्कि ने सोचा और तुरंत उसके घर के पास गया। माई, कोई घर पर है मेरी सहायता करने के लिए? मेरी सहायता करने वालों के सारे कष्ट दूर होंगे और जैसे जिंदगी की इच्छा हो वैसी हो जाएगी। ऐसे कल्कि ने आवाज लगाकर कहा। कष्ट दूर होंगे? इसका मतलब मैं कविता को घर से बाहर कर सकती हूँ। जाकर पता तो करूँ इनको कैसी सहायता चाहिए।
वो जैसे ही कल्कि के पास गई, कल्कि ने उसे अपने बातों में फंसा लिया। कुछ समय तक उससे बातें करने के बाद अचानक वो अपने असली रूप में आया और जोर जोर से हंसकर कहने लगा, पागल औरत, आज मेरी बातों में फंसकर तुम मेरा अन्न बनने वाली हो। तुम्हारी लालच की वजह से आज तुम्हारी जान जाने वाली है। जब तक तुम जैसे अंधे लोग होंगे जो हम जैसे लोगों की बातों पर भरोसा करेंगे, तब तक तो हमारी ऐश है। ऐसा कहकर ललिता को अपने साथ गायब कर लेता है। दुखी होकर उदास बेटी कविता ने ये सब देख लिया था। हाँ, माचिस वाला भूत मेरी माँ को उठा ले गया। किसी भी तरह मेरी माँ को उसके चंगुल से बचाना होगा। पर अगर ये काम होशियारी से नहीं किया गया तो मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं। इससे पहले कि वो माँ को खा जाए, मुझे उन्हें बचाना होगा। यूं घबराकर वो सोचने लगी। कुछ समय तक सोचने के बाद कविता को एक उपाय सूझा। हाँ, घर में बहुत समय से दादाजी के जमाने की एक छुरी है। पापा मुझे कभी कभी बताते हैं कि उस छुरी में बहुत शक्तियाँ हैं। अब उसी छुरी से मैं माचिस वाले उस शैतान का खात्मा करूंगी। पर उनका कद तो बहुत बड़ा है। उस छुरी को सीधे उनके सीने में घुसाने के लिए मुझे भी लंबा बनना पड़ेगा। इसलिए मुझे पापा की जेसीबी लेकर जानी होगी, जिस पे खड़े होकर मैं उसका नाश करूंगी। ऐसा सोचकर अपने पापा की जेसीबी लेकर साथ में छुरी लिए कविता नदी के पास गई। ठीक उसी समय माचिस वाला भूत ललिता को खाने ही वाला था। तभी जेसीबी पे खड़ी होकर ललिता ने उस माचिस वाले भूत के सीने में छुरी घुसा दी। वो राक्षस क्षण भर में खत्म हो जाता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तुमने वो सब भूलकर मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए खुद अपनी जान को जोखिम में डाला और इस शैतान से मुझे बचाया। ऐसे ललिता ने कहा। उस दिन से गोपाल, ललिता और कविता साथ में खुश रहने लगे। रेलवे स्टेशन के पास ही बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां पर प्रीति नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी। वो रेलवे स्टेशन में मूंगफली बेचा करती थी। प्रीति के माता पिता नहीं थे। गांव के अंतिम छोर पर एक छोटे से घर में रहा करती थी। प्रीति अपने घर के सामने रही थोड़ी सी जमीन में मूंगफली उगाया करती और फूल भी। उन मूंगफलियों को वो सेकती और उबाला करती थी। इस तरह सेके उबाले फलियों को वो छोटी सी टोकरी में भरकर रेलवे स्टेशन पर बेचने जाया करती। इस तरह कमाए पैसों से वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसके बहुत ढूंढने पर भी उसे ना मूंगफली दिखाई दी ना फूल। तब प्रीति मन ही मन सोचने लगी, भगवान, हर रोज मैं एक समय तो खा पाती थी, आज वो भी नहीं मिलेगा क्या? इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं कर सकती। दूसरा काम मुझे आता भी नहीं और इतनी जल्दी ये उगेंगे भी नहीं। भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। यूं सोचने लगी। ऐसे ही दिन बीते। कीर्ति के आंगन में मूंगफलियां नहीं उगी। बहुत दिनों तक वो बिना कुछ खाए वैसे ही रह रही थी। ऐसे में उसने कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये पौधे मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं कर रहे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकती। आज के पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, पर आज ऐसा लग रहा है। आज मुझे लग रहा है कि अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरे ऐसे हालत न होते। अब तक मैंने यही सोचा था कि इन पौधों से मेरा गुजारा होगा, पर अब मुझे कुछ और काम ढूंढना होगा। अगर मैं ये सोचकर रहूंगी कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता तो नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर प्रीति घर से बाहर निकली प्रीति। पहले मैं इस गांव के सरपंच के पास जाती हूँ, वो मुझे कोई रास्ता बताएंगे। ऐसा सोचकर सरपंच की घर की ओर निकली प्रीति को बहुत दिनों से भूखे रहने की वजह से चक्कर आए और वो गिर पड़ी। वहीं से गुजर रहे रंगैया नाम के एक आदमी ने प्रीति को इस तरह निस्सहाय गिरा हुआ देखा। अरे रे, ये क्या? लगता है कोई गिर पड़ा है। उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। मुझे जाकर देखना होगा। ऐसा सोचकर उसके और पास गया। अरे रे, देखने में लड़की बहुत कमजोर मालूम पड़ती है। लगता है चकरा कर गिर चुकी है। इस लड़की को सरपंच के घर पहुंचाता हूँ, वो इसकी आगे का इलाज कराएंगे। ऐसा सोचकर रंगा प्रीति को सरपंच के घर पहुंचाता है। वहां जाकर रंगा ने कहा, सरपंच जी, पता नहीं ये लड़की कौन है, सड़क पर गिरी थी। लगता है बहुत दिनों से इसने कुछ नहीं खाया।
लगता है उसी कमजोरी की वजह से ये गिर पड़ी। आप कुछ मदद कर दोगे यही सोचकर यहाँ ले आया हूँ। इस तरह प्रीति सारी बात विस्तार से उसने बताई। कुछ समय बाद प्रीति को होश आया। सरपंच ने उसे पेट भर खाना खिलाया। उसके खाना खाने के बाद सरपंच ने प्रीति से कहा, बेटा कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो? सरपंच जी, मैं इसी गांव के अंतिम छोर पर रहती हूँ। रेलवे स्टेशन में मूंगफली बेचकर आए हुए पैसों से मैं अपना गुजारा करती हूँ, पर पिछले कुछ 4-5 दिनों से मेरा काम नहीं चल रहा, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं आपके ही पास काम की तलाश में निकली थी, पर पता नहीं था कि मैं ऐसे पहुंचूंगी। जैसे भी पहुंच गई, आप मुझे कोई काम दिला दीजिए। मैं कोई काम कर अपना पेट भर यहीं पे रह लिया करूंगी। तुम जैसी छोटी लड़की से काम कराना गलत होगा, पर लगता है तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इसीलिए तुम जो काम करती हो मैं वही कराऊंगा, पर बदले में तुम्हें एक वचन देना होगा। आप मुझे काम दोगे, यही बहुत बड़ी बात है। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, आपकी सारी शर्तें मानूंगी। मैं अपने जमीन का आधा एकड़ तुम्हें दूंगा। तुम उसमें क्या उगाना चाहती हो उगा सकती हो। उस जमीन में काम के लिए जितनी लागत लगेगी मैं दूंगा। उसमें उगने वाले अनाज और मूंगफलियों को तुम रेलवे स्टेशन में बेच लेना, पर शाम होते ही तुम स्कूल जाकर पढ़ाई करना। हाँ सेठ जी, खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारा काम आड़े आ रहा हो तो तुम्हें काम छोड़ना होगा। ऐसे सरपंच ने कहा। प्रीति भी मान गई। उस दिन से प्रीति बहुत मेहनत करती और उस जमीन में तरह तरह के अनाज उगाया करती और उन्हें बेचा करती थी। इस तरह बेचकर उसने पैसे कमाए। उन पैसों से वो अपने लिए किताबें और पेन खरीदने लगी। सुबह खेती का काम संभालती और शाम होते ही स्कूल जाया करती। खूब मन लगाकर पढ़ा करती। गांव वाले उसकी होशियारी की तारीफ करते।